अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप चीज़ को समझ सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। तो मैं बताता चलूँ आपको कि भाई आपकी कुछ क्वांटिटीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी, और एक होती है ड्राइव क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी का फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि भाई बेस क्वांटिटी वो होती है जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाए आपकी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, और ये क्वांटिटी अपने आप में ही होती है, किसी से बनी नहीं होती। तो ये आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा आपके 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपकी है ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ में आपकी ये सारी क्वांटिटीज़ आती हैं। इसमें से चंद एक क्वांटिटीज़ है जो आपको सिर्फ याद होनी चाहिए फॉर दी योर लेवल। ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ से बनती हैं आपकी, जो डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तब ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती है। इसके बाद आपके आता है लेंथ, जिसमें आपके लेंथ जो है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, जैसे टंडे, व्हील, टेप मेजर, मीटर, रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। इन सब की मेजरिंग रेंजेस होती है और प्रिसिशंस होते हैं। यह चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, ये चीज़ आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और इसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए। थॉरली आपने पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करना है ताकि आप चीज़ को समझ सकें। फिर आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में आपके कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने गो थ्रू करने होते हैं। क्वेश्चंस को आपने गो थ्रू करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं आपको साथ शेयर किए हुए, आपने लाजमी उनको गो थ्रू करना है। इसके बाद जो है आपने ये देखना है कि आपके मुख्तलिफ बेस क्वान्टिटीज़ को मेजर करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसे मास को बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और मास को यूनिट केजी होता है। टाइम के क्लॉक, स्टॉप वॉचेस, सेकेंड्स। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर आपके जैसे कि आपका क्लिनिक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स होते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर को मेजर करने का, वो केल्विन होता है। करंट और सेंसिटिव गैल्वानोमीटर जो है, एमीटर, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और एम्पियर इसका यूनिट होता है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड कैसे मेजर किया जाता है, यानी ऑफकोर्स मेजरिंग सिलेंडर से। और वॉल्यूम ऑफ ए रेगुलर सॉलिड कैसे मेजर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। आपने इस डिस्क्रिप्शन को बहुत थॉरली गो थ्रू करना है चीज़ को समझने के लिए। पास्ट पेपर्स को देखते रहना है आपने। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है आपका, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। तो सिस्टमैटिक एरर बेसिकली वो होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर वर्नियर कैलिपर है, उसके अंदर अगर ज़ीरो एरर है, या फिर उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट के अंदर रीडिंग है वो मिटी हुई है, तो वो सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। इसको मेथड ऑफ करेक्शन ये होगा कि आप एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अपनी ट्रू वैल्यू से, तो आपका जो है एरर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है रैंडम एरर, जो कि आपके मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होती है, जैसे ह्यूमन रिएक्शन टाइम, स्पीड, चेंजिंग विंड स्पीड, या टेम्परेचर की चेंज की वजह से आपके जो है रैंडम एरर्स आते हैं। आप इसको तरीक़ाकार ख़त्म करने का ये होता है कि आप जो है ना मुख्तलिफ रीडिंग्स लीजिए, सेवरल रीडिंग लीजिए और इनका एवरेज ले लें, यानी तमाम रीडिंग को डिवाइड प्लस करके उन सब की नंबर ऑफ़ रीडिंग से डिवाइड कर दें, यानी एवरेज ले लें, तो आपका जो है बेसिकली क्या ख़त्म हो जाएगा, आपका रैंडम एरर ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ होती है आपका पैरेलैक्स एरर, जो आपका सिंपल सी ये है कि रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ आई की वजह से पैदा होता है, और इसकी वजह से जो है ये आपका एरर, अगर आप अपनी प्लेसमेंट को डायरेक्ट 90 डिग्री के ऊपर कर लेंगे, यानी बिल्कुल आई लेवल के ऊपर अपनी रीडिंग लेंगे, तो आपके पास जो एरर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके मुख्तलिफ कन्वर्जन हैं यूनिट्स की, इन यूनिट की कन्वर्जन्स को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, गो थ्रू करना है। ये वाली जो चीज़ें, जो टेबल है, ये आपने याद करना है विदाउट एनी डाउट। ठीक है। इसके बाद जो है आपने यूनिट कन्वर्जन्स के बाद आपने कैलकुलेशन और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर बहुत ध्यान देना है। आपने स्पेशल ध्यान देना है इसके ऊपर, और स्पेशल आपने ध्यान क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे मैं हाईली प्रोबेबल कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की कैलकुलेशंस का एक सवाल दूँ। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को प्रैक्टिस करने के लिए आप इस स्लाइड को गो थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो ज़ीरो एरर वाली स्लाइड है उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को भी थॉरली सॉल्व कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन को लाजमी आप सॉल्व करें, ताकि आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को सॉल्व करना है। तो टाइम ऑफ अ पेंडुलम की बात करें तो टाइम ऑफ अ पेंडुलम आपके 2 and 4th मोशन जो होता है वो टाइम ऑफ अ पेंडुलम होता है, कि बस 1 ऑसिलेशन होता है, यानी ये चीज़ जो होता है, जो जाने वाला होता है वो 2 मोशन, और जो वापस आना होता है वो क्या कहलाता है, आपका 4th मोशन। तो 2 and 4th मोशन आपकी 1 ऑसिलेशन कहलाती है, और एक ऑसिलेशन जो है हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं। अगर आपने इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ से छोड़ेंगे तो स्टॉप वॉच भी स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से ऑसिलेट करेगा, और फिर जब ये वापस आएगा, जब यहाँ पे आएगा, तो आप अपना स्टॉप वॉच क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो आपके पास किसका टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ सिंगल
ऑसिलेशन। तो टाइम ऑफ सिंगल ऑसिलेशन का आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली टाइम आ जाएगा एक सिंगल ऑसिलेशन को। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 ले लेते हैं, यानी पेंडुलम को स्विंग होने देते हैं। जब 20 ऑसिलेशन हो जाती हैं तब हम उसका टाइम नोट करते हैं, और नोट करने के बाद डिवाइड बाय 20 करते हैं एक्यूरेसी के लिए। इन पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर आपकी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और आपका जो है बेसिकली सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ साथ उसका यूनिट भी होता है। स्केलर की कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, जबकि वेक्टर की होती है। और मैं आपको बताता चलूँ, आपको मुख्तलिफ स्केलर क्वांटिटीज़ याद होनी चाहिए, और ये सारी आपकी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है ये याद होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है आपका क्या है, CI का सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा ये वाली जो चीज़ है एडिशन और ये वाली चीज़ अभी आप छोड़ सकते हैं, साथ साथ आप जो है बेसिकली इन चीज़ों को भी छोड़ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो सके। तो दिस वाज द ओवरव्यू फॉर द फर्स्ट चैप्टर। अगर हम सेकंड चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारे जो सेकंड चैप्टर है वो बेसिकली क्या है, सेकंड चैप्टर हमारा जो है काइनेमेटिक्स से लिंक करता है। तो सेकंड चैप्टर यानी मोशन की हम बात करें तो देयर आर टू थिंग्स। एक होती है आपका डिस्टेंस, दूसरी चीज़ होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका बेसिकली कितनी लेंथ आपने कवर की है, और डिस्प्लेसमेंट होती है कि वही आपने कितनी लेंथ कवर की है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ये दोनों का जो यूनिट है वो दोनों चूँकि लेंथ्स हैं तो फिर आप इन दोनों का यूनिट मीटर्स रखते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको बताता चलूँ कि आपने ये जो बेसिकली ये वाली एग्जांपल हमने क्लास के अंदर डिस्कस की थी, तो आप इस क्लास के अंदर जो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी उसको थॉरली आप गो थ्रू करिएगा, और इसके कैलकुलेशन को देख के आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इन केस अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के हवाले से। तो स्पीड बेसिकली आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताते चलो स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की डेफिनेशन आपको बाय वर्ड बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इनके यूनिट्स, इनके फॉर्मूलाज बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। स्पीड का जो वो होता है आपका बेसिकली मीटर पर सेकंड होता है, जबकि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड ही होता है। जबकि स्पीड सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन से अफेक्ट हो जाती है, जबकि स्पीड आपकी डायरेक्शन से अफेक्ट नहीं होती है। एक्सेलरेशन की बात करें तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी आपकी कितनी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर चेंज हो रही है, ये आपकी क्या चीज़ होती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में बताता चलूँ, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। वी आपका फाइनल वेलोसिटी, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी, और टी आपका टाइम पीरियड होता है। जब आपकी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है या कम होती है तो आपकी बॉडी हम बोलते हैं एक्सेलरेट या डिसेलरेट होती है। अगर कोई चीज़ आपके सर्कल के अंदर घूम रही है तो हम ये बोलते हैं कि भाई चूंकि वो सर्कल के अंदर घूम रही है, इसका मतलब है वो चीज़ क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। हाँ, तो आप बोलेंगे कि भाई सर ये तो वैल्यू तो सेम है चारों तरफ, तो असल में वैल्यू जो है वो स्पीड की वैल्यू है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन के साथ इसको देखेंगे इस वैल्यू को, तो ये जो चीज़ है वो वेलोसिटी है। और आप अगर देखें तो यहाँ पर डायरेक्शन अलग है और यहाँ पर डायरेक्शन मुख्तलिफ हो रही है। तो चूँकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है ये चीज़ क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। फिर अगली चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रेडियंट। आप ग्रेडियंट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट्स को आपने अच्छे से देखना है, गो थ्रू करना है और अपने जो है बाय हार्ट याद कर लेना है। हमने पहाड़ों वाली एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस की थी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या चीज़ शो करता है। मैं बताता चलूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपका वेलोसिटी शो करता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपकी एक्सेलरेशन शो करता है, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। एक्स एक्सिस पे आपका टाइम होता है, वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस होता है। देयर आर मुख्तलिफ बेसिकली केसेस होते हैं जो आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कवर कर रहे होते हैं, इसको गो थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इन केसेस को डिस्कस करना है, इनको यहाँ से रीड आउट करना है और चीज़ को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैलकुलेशन फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से मैं बात करता चलो कि अगर तो आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो, और सबसे पहले आप ग्राफ में पढ़ने वाली जो चीज़ होती है वो आपका एक्सिस होता है। तो अगर आपने एक्सिस को पढ़ा है तो तब आपको समझ में आएगा कि आपने यार किस तरीके से चलना है, किस तरह से नहीं चलना। तो अब एक्सिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई आपका जो वाई एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है।
तो हम क्या बोलेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपकी क्या हो जाएगा, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। टोटल डिस्टेंस आपका 150 होगा, कितना टाइम, 25 मिनट के अंदर, तो 25 सेकंड के अंदर। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर तो आप जो है बेसिकली इसकी मुख्तलिफ इंटरवल्स के ऊपर, टाइम इंटरवल्स के ऊपर स्पीड कैलकुलेट करते हो, अब सवाल ये पैदा होता है हम टाइम इंटरवल डिटरमिन कैसे करेंगे। देखो जहाँ जहाँ आपका ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे पूरा ग्रेडियंट सेम है, आपको दिख भी रहा है, तो आपका एक टाइम इंटरवल 0 to 10 हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्रेडियंट अलग है, तो आपका एक दूसरा टाइम इंटरवल 10 to 15 हो गया। फिर तीसरा आप ले सकते हो 15 to 25, और 15 to 25 आप क्यों ले रहे हो जनाब अली, वो आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनका टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, इनका टाइम इंटरवल के अंदर ही आपका ग्रेडियंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप इन टाइम इंटरवल्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आपने बेसिकली यहाँ पे मुख्तलिफ जो है 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। एक आपने जैसे मिसाल के तौर पे आप जिस तरह से ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पे तो पहला कोऑर्डिनेट 0,0 है, जबकि यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट 10,100 हो जाएगा आपका। तो 10,100 आपका दूसरा कोऑर्डिनेट, 0,0 आपका पहला कोऑर्डिनेट। तो हमने 2 कोऑर्डिनेट ले लिए यहाँ पे। फिर आप इनकी मार्किंग कर देते हैं x1 y1 x2 y2, और फिर आप इस फॉर्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ आते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बताता चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपकी एक्सेलरेशन शो करता है, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ठीक है, तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल करना है, आपने जो है इन चीज़ों को देखना भालना है और अपने जो है अंडरस्टैंडिंग के अंदर इसको बिठा लेना है। इसके बाद आइए मुख्तलिफ केसेस है स्पीड टाइम ग्राफ के, तो इसको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ही टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था क्लास के अंदर ही। तो बेसिकली इसमें हमारी 2 चीज़ें थी, टाइम इंटरवल था सबसे पहली चीज़। तो टाइम इंटरवल को डिटरमिन करने का तरीका मैंने बताया है कि जहाँ पे आपको ग्रेडियंट सेम लगे वो आपका पहला टाइम इंटरवल हो जाएगा, जहाँ पे दूसरा ग्रेडियंट सेम लगे वो आपका दूसरा टाइम इंटरवल, और जहाँ आपका तीसरा ग्रेडियंट सेम लगे वो आपका तीसरा टाइम इंटरवल हो जाएगा। इन्हीं टाइम इंटरवल्स के ऊपर आपने अपनी वर्किंग करनी है, इसी को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स से अबाउट मिसाल के तौर पर पहला है 0 to 4, तो आपने 0 to 4 पहला कर लिया। 0,0 4,5 0,0 और 4,5 x2 - x1 y1, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। ठीक है जनाब अली, तो आपके ये बेसिकली मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स हो गए, आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट इन कर देनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। अपार्ट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपको पता है ना ये क्या बन रहा है, ये आपका एक ट्राइंगल बनना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसकी हो जाएगी 4, हाइट इसकी हो जाएगी 5, और यहाँ पे हमने बनाया हुआ भी है। तो इस तरीके से पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ठीक है, आप इसको गो थ्रू करके सॉल्व करना है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन और फ्री फॉल आता है बेसिकली। जो आपकी एरिया जो आपकी एक्सेलरेशन जो होती है, या फिर आप ये समझ लें अंडर द ग्रेविटी जो आपकी एक्सेलरेशन होती है, आपकी फोर्स लगती है, तो उसकी वजह से आपकी जो एक्सेलरेशन हुई हुई होती है वो आपकी जो है एक्सेलरेशन और फ्री फॉल कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे नॉर्मली जो इसकी वैल्यूज़ होती है वैसे तो वो 9.8 या 10 होती है। तो आपकी बेसिकली हम इस तरह की सिचुएशन को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक विद एयर रेजिस्टेंस है, एक विदाउट एयर रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली हम फ्री फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस की बात करें तो आप बेसिकली इस वैल्यू चूँकि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और ये वैल्यू आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हमारे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम इसका बनाते हैं तो ये आपका ग्रेडियंट क्या बनता है, ये ग्रेडियंट आपका बनता है कांस्टेंट। ये कब का केस बता रहे हैं, जब विदाउट एयर रेजिस्टेंस, जब आपकी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो हम ये बात कहते हैं कि यार जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती है तो हमारी जो चीज़ है वो हमारी सेम रेट पे दोनों साथ गिरती हैं और दोनों साथ ज़मीन पे हिट करती हैं। तो फ्री फॉल विद एयर रेजिस्टेंस की बात करें तो आपके सामने है कि बेसिकली विदाउट एयर रेजिस्टेंस पे सीधा सीधा, लेकिन विद एयर रेजिस्टेंस पे क्या हो जाता है, आपका ग्राफ हल्का सा बैंड हो जाता है, और आपका विदाउट एयर रेजिस्टेंस से ये ग्राफ क्या होता है, नीचे आता रहता है। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे और एयर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ग्राफ और नीचे आ जाएगा, आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके ऊपर वो क्विकली रीच कर जाएगा।
इसके बाद जर्नी ऑफ अ पैराशूटिस्ट की बात करते हैं। तो पैराशूटिस्ट जो होता है वो आपका बहुत ही सिंपल से एक सादा सा बंदा होता है, जो इतना सादा भी नहीं होता है। तो असल में मसला क्या होता है पैराशूटिस्ट का, तो वो जब नीचे गिरता है तो ऊपर से पहले उसका वेट होता है, फिर उसकी एयर रेजिस्टेंस होती है। तो बेसिकली वेट भी सारा काम कर रहा होता है, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा काम नहीं कर रही है, तो उसका ग्राफ पहले सीधा बनता है। फिर जैसे जैसे उसका वेट आपकी स्पीड बढ़ती जाती है तो उसकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है और फिर इस तरह से हो जाता है। आप इसको कॉपी में भी देखिएगा, मैंने इसको बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन भी किया है और इसको आपको समझाया भी है अलग से। फिर जब क्या होता है जनाब वाली, जब वो आपका बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो आपके ऐसा होता है पैराशूटिस्ट जब पैराशूट खोलता है तो आपका ऐसा गिरता है। इसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो इस तरह से होता है, फाइनली वो क्या कर जाता है आपका लैंड कर जाता है। तो इस तरह से आपका जर्नी ऑफ पैराशूटिस्ट का आप यहाँ से भी बहुत सारे रीड आउट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसके बाद जो हम आखिरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मास वेट एंड डेंसिटी एंड प्लस मोमेंटम बाय इंजीनियर हारिस सिद्दीकी। तो बात करते हैं मास वेट एंड डेंसिटी के। तो मास और वेट की आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है। डेंसिटी को बड़ा प्रैक्टिस करना, क्योंकि डेंसिटी जो है हाईली प्रोबेबल कि मैं पेपर के अंदर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मास और वेट की बात करते हैं तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, जबकि वेट क्या होती है, एक फोर्स होती है दैट इज एक्सपीरियंस बाय अ मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। मास केजी, वेट न्यूटन के अंदर होती है, मास स्केलर होती है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटी चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ग्रेविटी कुछ भी हो, लेकिन आपका मास चेंज नहीं होता। जबकि आपका जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। मास को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और ये सारे मामलात होते हैं, जबकि आपके वेट को मेजर करने का जो होता है वो स्प्रिंग बैलेंस होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली एक ऐसा हिस्सा होता है अर्थ के अराउंड, एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे अगर छोटा सा कोई मास लेके जाएंगे तो उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगी, एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम अगर ये जानना चाहते हैं कि यार ये बातें ये ऐसी फजूल की बातें हमसे ना करा जाए, हमें बल्कि ये बताया जाए कि कितनी फोर्स लगेगी, तो उसको हमने नाम दे दिया ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी बेसिकली आपकी एक एक्सेलरेशन है, ठीक है। आपकी सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली एक बड़ा नाम होता है और पूरा और इसका शॉर्ट फॉर्म या निकनेम क्या होता है, ग्रेविटी होती है। और ग्रेविटी खुद क्या होती है, आपकी एक्सेलरेशन होती है। तो क्लियर होना चाहिए आपको ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो फोर्स पर यूनिट मास आपको ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया कि आपके एक मास के पर यूनिट मास के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ये आपकी ग्रेविटी। अर्थ के ऊपर 9.8 होती है, मून के ऊपर 1.6 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी। तो बात करते हैं मास और वेट की। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि वेट इज़ बेसिकली मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कि आप जो है W=mg इसका फॉर्मूला है और आपने ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। बताता चलूँ कि ग्रेविटी इज़ बेसिकली व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होती है और आपकी ग्रेविटी के बराबर होती है। फिर हम बात करते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया सबसे पहली चीज़, तो इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है, हमने इस बारे में बात की थी। तो इनर्शिया होता है क्या, रिलक्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ड्यू टू इट्स मास। यानी अगर कोई बंदा जो है बैठा हुआ है तो वो बैठा रहना चाहता है। अब जितना ज़्यादा मोटा बंदा होगा उसका उतना ही दिल चाहेगा कि वो बैठा रहे, उतनी कम एक्सरसाइज करे। जितना ज़्यादा पतला बंदा होगा उतना ज़्यादा इधर उधर फुदकेगा। तो फुदक जो छोटा वाला जो पतला वाला बंदा है उसका इनर्शिया कम है, जबकि जो है क्योंकि उसके रेजिस्टेंस कम है। लेकिन अगर जो है मोटा वाला बंदा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो चाहता है कि यार बैठा रहे, वो नहीं चलना चाहता। वो चलता है तो कहता है यार ठीक है बस सही है, ठीक है। तो ये सीन्स हैं इसके। तो मास इस मेजर ऑफ एन इनर्शिया, बेसिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ जितना ज़्यादा बड़ा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी इज़ बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम कि कितना ज़्यादा आपका एक वॉल्यूम के अंदर मास ट्रैप है, ठीक है। तो डेंसिटी में आपको बताता चलूँ, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा डेंसिटी, जितना कम वॉल्यूम उतना ज़्यादा डेंसिटी, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इस तरीके से आपका डेंसिटी बनती है। और ये वाली बात आपके सामने ये पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डेंसिटी निकालने के लिए मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर बेसिकली 1000 kg/m³ या 1 g/cm³ होती है आपकी। डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए चूँकि मास और वॉल्यूम चाहिए तो आपको मुख्तलिफ शेप्स के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे क्यूब की बात करें तो आपके वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूब के लिए। सिलेंडर के लिए होते हैं πr² होती है। ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। कोन के लिए 4/3 πr² और आपके स्फीयर के 4/3 πr³।
कन्वर्जन ऑफ डेंसिटी फ्रॉम ग्राम पर सीएम टू केजी पर मीटर क्यूब। मैंने तुम लोग को एक चीज़ सिखाई है कि आप आपने हेडिंग डाल दी ग्राम पर सीएम क्यूब, फिर आपने हेडिंग डाली केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि 1 ग्राम पर सीएम क्यूब बेसिकली 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। अब आपने बेसिकली मिसाल के तौर पे आपको गिवन है 5000 केजी पर मीटर क्यूब और आपको निकालने को बोला कि भाई कितने ग्राम पर सीएम क्यूब है, तो आप क्या कर देंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। फिर आपने ये क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, इसको समझना है, इसको अपने दिलों में बिठा लेना है और बिठा के जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन के बारे में बताता चलूँ कि बेसिकली इसमें जो है आपका एक प्लैंक है जो कि एक बेसिकली रेक्टेंगुलर वुड होता है, रेक्टेंगल वुड होता है आपका प्लैंक। और रेक्टेंगल वुड की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और डेंसिटी कैलकुलेट करने के हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास और हमें चाहिए वॉल्यूम। तो मास हमारा गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, दैट इज़ 23 kg और वॉल्यूम हमने निकालना था। लेकिन चूँकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है 3.6, विड्थ है 0.35, हाइट है आपकी 0.025। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाए। तो डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक हो गया जनाब आली। तो ये आपको एक छोटा सा इंटरव्यू था, इंटरव्यू बोल रहा है एक ओवरव्यू था जो हमने आपको दे दिया है। आई होप आपके पेपर्स अच्छे होंगे, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले तो आप मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूँ। डेफिनेशंस को आपने अच्छे से याद करना है, आपने फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है, आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली आपने बल्कि सॉल्व किया हुआ हो। क्या चीज़ सॉल्व किया हो, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया हो, बाकायदा अपनी वर्किंग की हो। कैलकुलेटर्स ना भूलिएगा प्लीज़, कैलकुलेटर्स के बगैर ज़िंदगी अजाब हो जाएगी आपकी। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, डेंसिटी को आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ एक चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पे ग्राफ्स जो हैं आपके, तो ग्राफ्स की बेसिकली ग्रेडियंट्स के बारे में आपको क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ये आपकी कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपसे करनी थी। आई होप आपके समझ में आ गई हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।